Hello everyone, this is the 18th lecture of Electronic Measurement 1. In this session, we will discuss about the torque equation in electrodynamometer type instrument and its application. तो आइए सबसे पहले हम लोग टॉर्क इक्वेशन देखते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसे था। शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर जो है दो तरह का कॉइल होता है, एक फिक्स्ड कॉइल होता है और एक मूविंग कॉइल होता है। और फिक्स्ड कॉइल जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड होता है। यहाँ पर आप लोग जो है इस इमेज में देख सकते हैं। तो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पर जो है एक फिक्स्ड कॉइल है और एक मूविंग कॉइल है, जिसका फिक्स्ड कॉइल का इंडक्टेंस जो है L1 है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है और इंड्यूस्ड EMF क्या है, V1 है। ओके और मूविंग कॉइल की अगर जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर जो इंडक्टेंस होता है वो L2 है, करंट I2 है और इंड्यूस्ड EMF V2 है। और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होता है उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर M अज्यूम करते हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ एजम्पशन से I1, I2, L1, L2 एंड M इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल। तो देखते हैं हम लोग फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ। फ्लक्स लिंकेज जो है फिक्स्ड कॉइल में कितना जनरेट हो, दैट मीन्स के फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के साथ में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसका लिंकेज वैल्यू कितना है, ठीक है। तो जिसके वजह से इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है उसका वैल्यू हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो है Φ1 जो है फ्लक्स लिंकेज इन फिक्स्ड कॉइल है, तो उसका वैल्यू क्या होता है L1 I1 प्लस M I2। और फ्लक्स लिंकेज इन मूविंग कॉइल होता है वो Φ2 होता है L2 I2 प्लस M I1। यहाँ पर जो है इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है उसका वैल्यू होता है V1 I1 dt प्लस V2 I2 dt। और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्टेंस, फैराडे लॉ से हम लोगों को ये पता है कि चेंज इन फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पर जो है Φ1 और Φ2 में जो फ्लक्स चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको जो है हम लोग V1 और V2 इंड्यूस्ड EMF के वैल्यू हम लोग मानते हैं। ओके तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी ऑफ इंस्ट्रूमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, I1 d Φ1 और I2 d Φ2 हो जाएगा। और फर्दर अगर हम लोग Φ1 और Φ2 का वैल्यू अगर इसमें हम लोग पुट करते हैं तो वैल्यू आता है I1 d L1 I1 प्लस M I2 प्लस I2 d L2 I2 प्लस M I1। ओके फर्दर अगर हम लोग इसको d के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटरनल टर्म को, तो मेरा जो वैल्यू आता है I1 L1 d I1 प्लस I स्क्वायर d L1 प्लस I1 I2 dm प्लस I1 M d I2 प्लस I2 L2 d I2 प्लस I2 स्क्वायर d L2 प्लस I1 I2 dm प्लस I2 M d I1। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि L1 और L2 जो है इंडक्टेंस ऑफ मूविंग और फिक्स्ड कॉइल का है। तो यहाँ पर L1 और L2 कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म जो है DL1 और DL2 और DL1 वाला टर्म क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके इन दोनों का वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो फर्दर हमारा जो इनपुट एनर्जी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू द इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा वो क्या होगा, I1 L1 d I1 प्लस I2 L2 dm प्लस I1 M d I2 प्लस I2 L2 d I2 प्लस I1 I2 dm प्लस I2 M d I1। ओके तो इसमें जो ये जो एनर्जी इनपुट एनर्जी है इसका जो कुछ पार्ट होता है हमारा, वो इनपुट एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी में कुछ कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ जो है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मूविंग कॉइल के में ये कन्वर्ट हो जाता है। मैकेनिकल फोर्स में जो मूवमेंट जिसमें होता है उसका फोर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, यही एनर्जी। तो दिस इज़ द कंप्लीट एनर्जी। तो यहाँ पर जो इनपुट एनर्जी का जो वैल्यू होगा फाइनली जो है अगर हम लोग उसको देखते हैं तो इनपुट एनर्जी जो होगा वो किसका समेशन होगा, मैकेनिकल एनर्जी और एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट और स्टोर्ड एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग एनर्जी इनपुट और स्टोर्ड एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वही मेरा जो है मैकेनिकल एनर्जी होगा।
तो इसके लिए हम लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को ये करना होगा कि स्टोर एनर्जी में मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर है उसमें कुछ स्मॉल टाइम dt के रेस्पेक्ट में वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। तो चेंज इन स्टोर एनर्जी को अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी इंडक्टेंस में जो स्टोर्ड एनर्जी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो उसमें क्या होता है, स्मॉल वैल्यू अगर हम लोग उसे अज्यूम करते हैं तो उसको हम लोग डेल डिफरेंशिएटिव या डेल के साथ लिखते हैं। तो उसका डेरिवेटिव अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो क्या हो जाता है, हाफ L1 I1 स्क्वायर, दिस इज़ फॉर द फिक्स्ड कॉइल, प्लस हाफ L2 I2 स्क्वायर, दिस इज़ फॉर द मूविंग कॉइल, एंड MI1 I2 दिस इज़ फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस जो जनरेट हो रहा है उसके लिए, उस पार्ट के लिए। ओके तो इसको डिफ्रेंशिएट करके जो हमारा वैल्यू आता है वो क्या आता है, IL1 dI1 प्लस I2 L2 dI2 प्लस IM dI2 स्क्वायर, सॉरी dI2 प्लस I2M dI1 प्लस I2 dM प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 dL1 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 dL2। बट यहाँ पर भी हम लोग सेम कंडीशन है कि L1 और L2 कांस्टेंट होने की वजह से कुछ टर्म्स जो है यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे, जैसे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा और बाकी टर्म्स जो है एज इट इज़ लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टर्म है दिस इज़ द मैकेनिकल एनर्जी, ओके, दिस इज़ द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ मूविंग कॉइल एंड ऑल दिस आर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर चेंज इन एनर्जी जो भी आपका होता है वो आपका वैल्यू है। ओके तो दिस वैल्यू फॉर यहाँ पर हम लोग जो है I2 dm जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी है, तो इसको हम लोग यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। ओके कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन 1, 2 और 3 से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू जो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी आता है। उसके बाद जो है हम लोग TD अगर हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क रखते हैं और T थीटा जो है चेंज इन डिफ्लेक्शन रखते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी का एक और फार्मूला आता है कि टॉर्क इनटू डिफ्लेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, तो इसका वैल्यू TD थीटा होता है। ओके तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के दोनों वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो TD का जो वैल्यू आएगा वो आएगा I1 I2 इंटू DM बाई डी थीटा। अब जो है यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हो रहा है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक कंट्रोलिंग स्प्रिंग लगाते हैं जो कि एक कंट्रोलिंग टॉर्क जो है प्रोवाइड कराता है। ओके तो कंट्रोलिंग टॉर्क का जो वैल्यू होता है TC होता है और उसको हम लोग K थीटा वैल्यू उसका होता है कि K इज़ द फोर्स एंड थीटा इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका यूनिट है न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जब हमारा जो है कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो हमारा जो K थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा I2 DM बाई डी थी I1 I2 इंटू DM बाई डी थीटा, और थीटा का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हो जाता है I1 I2 DM बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई K। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो I1 I2 जो होता है वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि D1 बाई डी थीटा और K दोनों क्या है आपस में कांस्टेंट है। ओके अब इसका हम लोग ऑपरेशन विथ DC और ऑपरेशन विथ AC हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन विथ DC देखते हैं। तो इससे पहला केस हमारा DC ऑपरेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है दो करंट हम लोग एज्यूम करते हैं I1 I2 फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का, और यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा TD इज इक्वल टू I1 I2 DM बाई डी थीटा, और इक्विलिब्रियम पर जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो I1 प्रोपोर्शनल टू I1 I2 हो जाएगा। बट अगर हम लोग देखेंगे हम लोग अगर देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम तो उस कंडीशन पर हम लोगों को ये पता चलता है कि दोनों कॉइल आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। ओके व्हेन वी विल यूज़ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एज एमीटर और वोल्ट मीटर, तो दोनों कॉइल्स जो आपस में क्या दिखता है सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। तो उस कंडीशन पर जो है I1 का जो वैल्यू होता है सीरीज I2 के साथ बराबर होता है,
और तब थीटा का जो वैल्यू होता है वो आई स्क्वायर होता है, थीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो इससे हम लोगों को एक और चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पर जो स्केल यूज़ होगा आई स्क्वायर की वजह से नॉन यूनिफॉर्म स्केल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग अगर देखते हैं कि AC के साथ ऑपरेशन करते हैं तो I1 और I2 जो है एक साइनोसॉइडल करंट है जिसका फेज डिफरेंस जो है 5 फेज डिफरेंस अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो I1 का वैल्यू होगा Im1 साइन ओमेगा टी और I2 का वैल्यू होगा Im2 साइन ओमेगा टी -5। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखते हैं तो TD का वैल्यू होगा, दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट, तो यहाँ पर TD का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा Im1 साइन ओमेगा टी इंटू Im2 साइन ओमेगा टी dm बाई डी थीटा। उसके बाद अगर हम लोग एवरेज टॉर्क निकालते हैं एक टाइम पीरियड पर तो यहाँ पर जो वैल्यू आता है तो TD इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग साइनोसाइडल वेव यूज़ कर रहे हैं तो जनरली 1/t होता है, बट यहाँ पर जो है 1/2 हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट टाइम पीरियड जो होता है उसका वैल्यू 2 पाई होता है। और इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग 0 से 2 पाई लिमिट तक और Im1 साइन ओमेगा टी इंटू Im2 साइन ओमेगा टी -5 इंटू dm बाई डी थीटा इंटू डी ओमेगा डी टी। यहाँ पर डिफरेंस इंटीग्रेशन जो है ओमेगा टी के टर्म में हम लोग ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है थीटा का जो वैल्यू है वो ओमेगा टी है और फॉर द सिंपल कैलकुलेशन वी यूज़ द टर्म ओमेगा टी फॉर इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर जो है TD एवरेज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा Im1 इंटू Im2 डिवाइडेड बाई 2 cos phi dm डी थीटा। एंड फर्दर इसको हम लोग अगर यहाँ पर जो है I1 I2 एक RMS वैल्यू होता है तो यहाँ पर जो है Im1 को हम लोग लिख सकते हैं Im1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू Im2 डिवाइडेड बाई √2। 2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एंड दिस इज़ द RMS वैल्यू। तो इसको हम लोग जो है फर्दर कन्वर्ट I1 और I2 में कन्वर्ट कर देते हैं तो T एवरेज हो जाता है I1 और I2 इंटू cos phi dm बाई डी थीटा। ओके, तो यहाँ पर फर्दर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर द आफ्टर कंट्रोलिंग टॉर्क तो यहाँ पर जो आता है TC इक्वल टू TD आता है एट इक्विलिब्रियम और K थीटा इज इक्वल टू होता है I1 I2 cos phi dm बाई डी थीटा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टर्म आता है cos phi इज ड्यू टू फेज डिफरेंस, फेज एंगल बिटवीन द टू करंट I1 एंड I2। अब हम लोग यहाँ पर जो है इसका एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर्स। तो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर का कि इन जनरल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को इस फिगर में क्लियरली दिख रहा होगा कि जब हम लोग कनेक्ट करते हैं जनरली तो तीनों जो है सीरीज में, दैट्स वाई वी टेक I1 इज इक्वल टू I2। ओके, तो यहाँ पर दो फिक्स्ड कॉइल है, एक मूविंग कॉइल है एंड फॉर द बिलो 100 एम्पियर वी विल यूज़ विदाउट शंट एंड एबव 100 एम्पियर वी विल यूज़ विथ शंट। ओके, तो ये आपका है दिस इज़ द कंप्लीट सर्किट डायग्राम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्योंकि दोनों करंट जो है इन फेज गुजर रहा है तो यहाँ पर जो फाई का वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 होगा और TD का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा I² dm बाई डी थीटा होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ में भी कनेक्टेड है, फिक्स्ड और मूविंग कॉइल सीरीज़ में भी कनेक्टेड है। और दूसरी बात कि सेम फेज़ में दोनों गुजर रहा है तो फेज़ डिफरेंस भी 0 होगा, तो जो हमारा I का वैल्यू थीटा का जो वैल्यू होगा इज़ प्रोपोर्शनल टू I² होगा। फॉर AC और DC दोनों में सेम ही ये वैल्यू आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग अगर वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो फिक्स्ड कॉइल है और एक मूविंग कॉइल है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्लियरली अगर ध्यान से देखिएगा तो तीनों आपस में सीरीज़ में है। अगर ऐसे देखिएगा तो तीनों जो है आपस में सीरीज़ में सेम वायर से कनेक्टेड है और सीरीज़ में है। तो यहाँ पर जो है कि AB के रिस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों को मेज़र करना होगा, मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सिमिलरली एज एमीटर अगर हम लोग देखेंगे तो TD इज इक्वल टू I² dm बाई डी थीटा और यहाँ पर I इज़ द RMS करंट है फिक्स्ड और मूविंग कॉइल का। बट I का अगर हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग अगर जानते हैं तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इन AC
सर्किट अगर हम लोग देखेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज बाय इम्पेडेंस, ओके, Z इज़ द इम्पीडेंस। तो उस कंडीशन में जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है I की जगह पर V बाई जेड स्क्वायर DM बाई डी थीटा रखते हैं, और यहाँ पर जो है K थीटा का जो वैल्यू थीटा का जो प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं हम लोग, तो वो क्या आ जाता है V स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाता है। और इसी तरह से जो है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो है आपका वोल्टेज भी मेज़र करता है। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो वोल्ट मीटर होता है वो सबसे एक्यूरेट AC वोल्ट मीटर होता है। तो जनरली नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में, फ्रीक्वेंसी मीटर में। तो यहाँ पर देखेंगे कि C1 C2 जो है फिक्स्ड कॉइल है और MC जो है आपका मूविंग कॉइल है, एक कैपेसिटेंस है एक इंडक्टेंस है, दोनों के साथ अगर देखेंगे आप लोग तो सीरीज़ में लगा हुआ है, और मूविंग कॉइल के साथ आपका जो है एक पॉइंटर है और उसके साथ आप लोगों का एक स्केल है। तो जैसे ही जब हम लोग सप्लाई देते हैं तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी नॉर्मल से अगर हाई देते हैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं, तो करंट इन कॉइल C1 जो है आपका C2 से लीड करेगा, ठीक है। दैट मीन्स के C1 और C2 में जो फेज डिफरेंस होगा तो C1 का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो मूविंग कॉइल है C1 का वैल्यू मोर पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा पॉइंटर जो है वो हाई की तरफ मूव कर जाएगा। C1 ज़्यादा पॉजिटिव होगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा इधर रोटेट कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग लो करंट को फ्लो करते हैं तो क्या होता है हमारा कि C1 जो है या फिर करंट I1 जो है वो लैग करता है C2 से, और हमारा पॉइंटर जो है वो लो ऑन द स्केल जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोगों का सप्लाई नॉर्मल सप्लाई अगर हम लोग फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा पॉइंटर जो है वो C1 और C2 का जो फेज डिफरेंस है वो दोनों इक्वल हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि हमारा जो पॉइंटर है वो नॉर्मल इंडिकेशन करेगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।